मनीष कश्यप के चुनाव मैदान में से हट जाने से संजय जायसवाल जी मजबूत हुए हैं। महिलाएं इनको दुग्ध स्नान करा रहे थे, उस समय इनको रण नहीं छोड़ना चाहिए। जातीय समीकरण की बात करेंगे तो वैश्य, मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी और कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। मनीष कश्यप को बैक कराने में भाजपा को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पलड़ा किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। STV न्यूज पर आप देख रहे हैं तमाशा 2024 का। मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इस बीच जनता भी अब जो है कहीं ना कहीं अपना मन बनाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार का एक महत्वपूर्ण सीट पश्चिमी चंपारण, जो कई मामलों में अहम है क्योंकि बड़े बड़े सूरमा यहाँ से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। एक बार फिर यहाँ लगातार 2009 से सांसद रहे संजय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। चौथी बार वे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एनडीए गठबंधन से, जबकि इस बार जो है इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को वहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाए हैं। ऐसे तो इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नाम वापसी के बाद कुल 8 लोग चुनावी मैदान में रह गए हैं। एक और कैंडिडेट थे यहाँ पे जो चुनाव को थोड़ा सा दिलचस्प बना सकते थे, जो चर्चित यूट्यूबर है मनीष कश्यप, लेकिन वो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं और वो पुनः उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इस तरह से उनके जाने के बाद जो है मुख्य रूप से लड़ाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहाँ का गुना भाग क्या कह रहा है, यहाँ का इतिहास क्या कह रहा है, यह जानना बेहद अहम है। और इन तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। शशि जी, पश्चिमी चंपारण की भी हम लोग जो है बात करना चाहेंगे और पश्चिमी चंपारण में आपकी नज़र में अभी क्या कुछ मामला चल रहा है? वहाँ मामला महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक और एनडीए भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। वहाँ लड़ाई फंस रही थी, लेकिन जिनका आपने नाम लिया है चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, वो रण छोड़ निकले। अच्छा, ये चीज़ पे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मनीष कश्यप अचानक से ये भाग क्यों गए मैदान? डर गए, भागे थोड़े हैं, डर गए। क्यों डर गए कि जेल जा चुके थे, कोर्ट का फैसला आया था, भाजपा का एहसान था। कहा कि वो खुद बोले हैं कि उनकी माँ ने उन्हें कहा कि तुमको कौन बचाया है, तो मनोज तिवारी का उसमें नाम आया। और अपने माँ के कहने पर, क्या माँ उनकी पहले नहीं बताई थी कि बेटा तुम जेल में थे तो हमको कौन कौन मदद किया तुमको निकालने में। जब ये दूध से स्नान करवा लिए नायक सिनेमा की तरह, उसके बाद में रण छोड़ना क्या साबित करता है? इसका सीधा अर्थ है कि वे डर गए और डर के उन्होंने रण छोड़ा है। और भाजपा इस चीज़ में लगी रही कि उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चौथी बार मैदान में उतरे, 3 बार हैट्रिक लगा चुके प्रत्याशी की हार न हो। वह भी पूरे बिहार में, गंगा इस पार या पूरे बिहार में जहां वैश्य वोटर नाराज है, वहां पर संजय जायसवाल इकलौते वैश्य प्रत्याशी है बीजेपी के पास। और उनकी हार बीजेपी कैसे देख सकती थी? क्योंकि कोर वोटर माने जाते हैं वैश्य भाजपा के। और भाजपा के खिलाफ मनीष कश्यप जब ताल ठोक रहे थे तो संजय जायसवाल को यह बात नागवार लग रहा था। राजनीति भी बड़ा दिलचस्प, बहुत दिलचस्प है शशि जी। अब बताइए, मनीष कश्यप इतना सब कुछ कह रहे थे संजय जायसवाल जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, और फिर उसी में शामिल हो गए। अब जानिए उनका दशा बहुत दुर्दशा हुआ है अभी बेतिया में। वहाँ के डिप्टी मेयर हैं, उनके बेटा है रमन गुप्ता, जो काफ़ी चर्चित है, भीप से जुड़े हुए हैं। उनके और मनीष कश्यप के बीच के वार्तालाप का ऑडियो तेजी से वायरल हुआ है। और दोनों में गाली गलौज तक हुआ है। आखिर इनके भाजपा में जाने के बाद ही वो ऑडियो क्यों वायरल हुआ? क्योंकि उस रमन गुप्ता ने लिखा था कि आप लोग नोट कर लो, फिर नॉमिनेशन नहीं करेगा। इसी बात को लेके वहाँ विवाद बढ़ा और दोनों में जम के गाली गलौज हुआ। तो हमने तुमको बचाया, तुमने हम तुम्हारा, तूने ये किया तो हमने ये किया।
ये सब तक हुआ है। उस ऑडियो में जो भाषा इस्तेमाल किए गए हैं वो हम लोग नहीं, संसदीय भाषा नहीं है। हाँ, वो संसदीय भाषा नहीं, इसलिए हम लोग उन भाषाओं को नहीं जिक्र कर सकते। लेकिन हम लोग ये चर्चा करना चाहेंगे कि जो है क्या मनीष कश्यप के चुनाव मैदान में से हट जाने से संजय जायसवाल जी मजबूत हुए हैं? मजबूत तो हुए। यूथ न वह महागठबंधन के साथ रहता न उनके साथ रहता। जिस तरह से क्रेज था अभी तक मनीष कश्यप का, वह जाति धर्म से अलग था। उसके फॉलोअर्स सभी वर्ग में थे और उसको इंटरेक्ट करके वो आदमी रखे हुआ था। जेल जाने के बाद 9 महीने तक वह जेल में वो जो शख्स रहा, उस 9 महीने में उसके फॉलोअर्स घटे नहीं। आने के बाद में वही उत्साह। इनको पहले ही सोचना चाहिए था कि हमको मैदान में उतरना है या नहीं उतरना है। इनको सीख लेनी चाहिए। मैदान में वही डटता है जो लड़ता है। लड़ने से पहले रन छोड़ देना यह बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। और उसमें भी रन कैसे छोड़े? जब घोषणा इन्होंने कर दिया, बाजाबता इन्होंने कई जगहों पर प्रचार प्रसार भी किया, नायक सिनेमा की तरह गेहूं का बोझा माथे पर लेके घूम रहे थे, महिलाएं इनको दुग्ध स्नान करा रही थी, उस समय इनको रन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कारण परिस्थिति जो हो, समर्थक जो है काफी नाराज भी थे, काफी ट्रोल भी हुए हैं और उनके साथ जो लोग रात दिन काम कर रहे थे, मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूँगा, मोतिहारी के अनिकेत रंजन। वो भी एक अच्छे युवा प्रतिनिधित्व करते हैं युवाओं का, तो वो भी उनके साथ थे और अपना उन्होंने जो व्यथा थी उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया था। हालांकि मैंने उनको बुलाया था स्टूडियो आने के लिए, लेकिन समहाउ वो नहीं आ सके। देखिए, मनीष कश्यप को चंपारण के पश्चिमी क्षेत्र के एक बहुत बड़े नेताजी हैं, नाम नहीं बताएंगे, नाम कहना उचित नहीं है, जो उनको मदद किए थे। किस समय? जिस समय उनको पुलिस खोज रही थी और उसी नेताजी के गाड़ी से वो थाना में आत्मसमर्पण करने गए थे, जहां नेताजी की गाड़ी टूट फूट गई थी। अच्छा। पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, विधायक भी रहे हुए हैं, उनको काफ़ी मदद करते थे। उनका भी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिएगा तो वो भी आजकल थोड़ा सा अफसोस कर रहे थे। बहरहाल उसको लेकर अफसोस नहीं कर रहे थे, मतलब उस व्यक्ति को लेकर कोई चर्चा नहीं करी है। लेकिन जो टिकट बंटवारा चाहे कुछ बिहार में जो हो रहा है, उस पर उन्होंने अपना साइड से निकाला है। तो मनीष कश्यप ने एक झटके में ही पूरा खेल अपना खत्म कर लिया है। इनको सीख लेना चाहिए था। रविंदर सिंह भाटी है एक राजस्थान में जी। ऐसा शख्स, अगर निर्दलीय की चर्चा होती है, अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की चर्चा होती है, तो राजस्थान बाड़मेर से रविंदर सिंह भाटी की, पूर्णिया से पप्पू यादव की और आज के तारीख में काराकाट से पवन सिंह की। अगर यह आदमी भागता नहीं रहता तो यह भी मैदान में रहता। लड़ाई तो रहती वहाँ, लड़ाई में रहते ही है। और कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी वहाँ राजस्थान में छात्र संघ का चुनाव जीता। पहला व्यक्ति था कि जो छात्र संघ का चुनाव जीता। भाजपा ज्वाइन किया लेकिन भाजपा ने उसे टिकट ही नहीं दिया, तो वहाँ निर्दलीय लड़ा हुआ एक विधानसभा सीट से, और उसने कांग्रेस और भाजपा दोनों के हरा के निर्दलीय जीता, विधायक बना। अब की बार फिर उस आदमी की लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा थी, फिर उसे भाजपा ने टिकट नहीं दिया, फिर निर्दलीय ताल ठोका, और निर्दलीय ताल ऐसा ठोका कि पूरा राजस्थान देखता रह गया। तो लड़ने वालों को ही जग पूछता है। नहीं, चलिए तो हम थोड़ा सा वहाँ के चुनावी समीकरण बदले हुए माहौल में जो है उस पर बात कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो लोकसभा पश्चिमी चंपारण लोकसभा का जो अभी का समीकरण है वो क्या कहता है? वहाँ का समीकरण अभी दोनों आदमी लड़ाई में हैं। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से हैं। अब की बार यह सीट राजद ने छोड़ दी है, कांग्रेस के जिम्मे दे दी है। वहीं बगल का पश्चिमी चंपारण सीट ले ली है, जो पहले कांग्रेस वहाँ से लड़ती थी, और वहाँ से बेतिया के विधायक रह चुके मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया है। मदन मोहन तिवारी भी शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी जमीनी पकड़ भी है। और संजय जायसवाल को तो कहना ही नहीं, उनके पिताजी भी 3 बार सांसद रहे, डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल, ये भी 3 टर्म सांसद रह चुके हैं, जमीनी पकड़ है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो जो वहाँ का ये है वो क्या कहता है? जातीय बिहार में जब हम चर्चा कर रहे हैं
तो वो एक अहम पार्ट है। अहम पार्ट है। तो वहाँ जातीय क्या ब्राह्मणों का वहाँ पे अच्छा खासा ये है, क्योंकि देखिए, अक्सर वहाँ पे ब्राह्मण अगेंस्ट में देखे जाते हैं। देखिए, ब्राह्मणों की बात आप करिएगा तो 1962 में बेतिया लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया जी। और पहली बार बेतिया सीट से अगर कोई सांसद बना तो 1962 से 71 तक कमलनाथ तिवारी थे, कांग्रेस के टिकट पर थे। और वहाँ जातीय समीकरण की बात करेंगे तो वैश्य, मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी और कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। इसमें मुस्लिमों की आबादी 3,84,000 के करीब में है बेतिया लोकसभा में। ब्राह्मण और वैश्य की आबादी करीब करीब 2-2 लाख है। उसके बाद में यादव, कुर्मी और कुशवाहा 1.5 लाख के करीब में है। और इसके बाद में हर क्षेत्र में दलित और महादलित, जिसका आकलन लोग नहीं करता है, जो निर्णायक वोट है आज के तारीख में। उसके अलावा सहनी है। अब ये सहनी जी का फैक्टर तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। सहनी तो खुल के बोलना शुरू कर दिए हैं मुकेश सहनी के लिए। तो ये समीकरण है, वहाँ के जातीय समीकरण है। वहाँ से सांसदों की बात करिएगा तो आपको हमने बताया कि 1962 से 71 तक कमलनाथ तिवारी सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर। 1977 में जनता पार्टी से फजलुर रहमान और 1980 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पीताम्बर सिंह, जिन्हें चंपारण का लेनिन कहा जाता है, उन्होंने जीत हासिल की। 1984 में मनोज पांडे कांग्रेस के टिकट पर, 1989 में धर्मेश प्रसाद वर्मा जनता दल के टिकट पर, 1991 में फैजाजुल आजम जनता दल के टिकट पर। तो वहाँ ब्राह्मणों ने प्रतिनिधित्व किया है, मुसलमानों ने भी किया है। और 1996, 98 और 1999 वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय जायसवाल के पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल 1996, 1998 और 1999 में वहाँ से बतौर सांसद चुनाव जीत चुके हैं। 2004 में राष्ट्रीय जनता दल ने ब्राह्मण कार्ड खेला और वहाँ से शिवहर के जनक रघुनाथ झा जी को टिकट दिया। बाद में वो केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने और रघुनाथ झा वहाँ से जीतने में सफल रहे। इसका मतलब जो है एक बार जो है आरजेडी ने वहाँ पे ब्राह्मण कार्ड खेला था। हाँ, कहीं वही देखते हुए तो इस बार एक बार फिर से ब्राह्मण कैंडिडेट को तो वहाँ से नहीं उतारा गया। मतलब रणनीति के तहत ही ब्राह्मण को वहाँ से उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस को टिकट दी गई और कांग्रेस ने भी वहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी ही दिया है। वहाँ से वही मदन मोहन तिवारी चुनावी मैदान में है और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर रघुनाथ झा बाजी मार चुके हैं। उन्होंने प्रकाश झा को भी हराया है। यह सीट हॉट सीट है। आपको समझना चाहिए कि फिल्म मेकर प्रकाश झा, जिन्होंने गंगाजल, अपहरण जैसी चर्चित फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और राजनीति में तहलका मचाने वाले फिल्मी जगत से, लेकिन जमीनी स्तर की राजनीति में वह पश्चिमी चंपारण से मात खा चुके हैं। 2009-19 के चुनाव में संजय जायसवाल, ब्रजेश कुशवाहा आरएलएसपी से थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीट चली गई थी। और वहाँ से फिल्म निर्माता प्रकाश झा भी जदयू से प्रत्याशी थे। नहीं, सॉरी, वहाँ जदयू से नहीं थे, उस समय नहीं थे, 2014 में थे। तो संजय जायसवाल और ब्रजेश कुशवाहा लड़े थे और मतों का अंतराल 50% था। संजय जायसवाल को 6,03,000 और आरएलएसपी के ब्रजेश कुशवाहा को 3,09,000 वोट मिले थे। काफ़ी ज़्यादा वोट से जीते थे। काफ़ी ज़्यादा वोट से जीते थे। वहीं 2014 की बात करिएगा आप तो संजय जायसवाल को 3,71,000 वोट मिला था जी। वहीं फिल्म निर्माता प्रकाश झा जो जदयू के टिकट पर थे, उन्हें 2,60,000 वोट मिला था। और पूर्व सांसद रघुनाथ झा तीसरे पायदान पर चले गए थे और इन्हें मात्र 1,21,000 पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2009 में जिस समय संजय, दो ब्राह्मणों का इसमें आने से जो है गड़बड़ हुआ। तो कहीं ना कहीं इस गड़बड़ जो नहीं मानते, जो आंकड़े हैं जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ब्राह्मण वोट जो है कैंडिडेट वहाँ प्रभावी रहे। लेकिन ये आंकड़े ब्राह्मण के आने से ब्राह्मण को घाटा लगा, इसको मतलब कहना सही नहीं होगा। कारण कि 2009 में जब संजय जायसवाल जीतते हैं और जीत का अंतर उनका मात्र 47,000 समथिंग होता है, उस समय संजय जायसवाल को मात्र 1,98,000 वोट मिलता है। प्रकाश झा को 1,51,438 वोट मिलता है और कांग्रेस के साधु यादव
साधु यादव का आप जानते होइएगा, लालू यादव के साले साहब को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया था और वे 70,000 वोट पर आकर सिमट गए थे। और 2004 में रघुनाथ झा भी लड़े थे, प्रकाश झा भी लड़े थे और मदन जायसवाल भी लड़े थे। और उस समय आपको पता होगा कि चुनाव में धांधली को लेके करीब 500 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग हुई थी और उसमें भी रघुनाथ झा जीते थे। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मण के लड़ने से ब्राह्मण का डैमेज हुआ, क्या है कि इस मिथक को रघुनाथ झा 2004 में तोड़ चुके हैं। तो अभी जो लड़ाई आपको दिख रही है, तो क्या वहाँ भी एक तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड की तरफ तो नहीं मूव कर रहा है? नहीं, अभी वहाँ मतलब उस तरह की समीकरण नहीं है। क्या है कि वहाँ वैश्य से मतलब संजय जायसवाल है जो काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस से ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो वहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड अगला पिछड़ा की लड़ाई अभी नहीं है। तो वहाँ पे एक तरह से ये देखा जाए, चूंकि बीजेपी के लड़ाई वहाँ भी आसान नहीं है, लड़ाई वहाँ भी फंसा है। हाँ, कैसे फंसा हुआ है? कैसे फंसा हुआ है कि आप जो देख रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशियों के साथ जो मतलब कोर वोटर थे जहाँ जहाँ विरोध कर रहे हैं, इसका खामियाजा तो बगल वाले सीट पर भुगतना पड़ेगा। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब ये नहीं है कि अब एक दिन की खबर 10 दिन में पहुंचेगी, चिट्ठी जाने वाली बात नहीं है। अब तो ज़माना हाईटेक हो गया है और सोशल मीडिया पर आप अमेरिका में भी रह के अपडेट रह सकते हैं अपने क्षेत्र के बारे में। तो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के बारे में अपडेट नहीं रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर उस तरह का माहौल बन भी सकता है। अगल बगल की हवा लगेगा, क्या है कि पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा सीट, ये जो कैंडिडेट है मदन मोहन तिवारी, संजय जायसवाल, नो डाउट उनके बारे में तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। इतने सालों से, इतने बार से वो सांसद हैं, 3 बार से, तो सब लोग उनके बारे में अवेयर है। ये जो एक नया नाम आया मदन मोहन तिवारी का, इसको मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानता है। इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है? इनकी पृष्ठभूमि मतलब ज़्यादा इनके बारे में जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इनके बारे में लोग कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं, बेतिया से विधायक रह चुके हैं और इनका पकड़ है, बेतिया इलाके में पकड़ है। और सौभाग्य से कहिएगा तो पूर्वी चंपारण का 3 विधानसभा सीट भी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और शिवहर का भी 3 पर पूर्वी चंपारण का है और पूर्वी चंपारण का 6 का तो 6 है ही। तो इस तीनों सेट का आपस में कॉम्बिनेशन है, सियासी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे लड़ाई जो है दिलचस्प होने की उम्मीद है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पलड़ा किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से सब लोग जो है जानना चाहें। हालांकि अभी तो अर्ली है। नहीं, अभी अर्ली है। हाँ, इसको अभी जल्दीबाजी माना जाएगा। क्या है कि अगल बगल के सीट का भी असर अगल बगल में पड़ेगा। आपको हम शुरू में बताए हैं कि मनीष कश्यप को बैक कराने में भाजपा को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या है कि बीजेपी अपने कोर वोटर को पश्चिमी चंपारण के बहाने ही साधने के जुगत में है। पश्चिमी चंपारण के बहाने शिवहर सधेगा, पूर्वी चंपारण सधेगा, तब जाके भाजपा की रणनीति कामयाब होगी, नहीं तो मुश्किल में पड़ती दिख रही है। आमतौर से तो ये देखा गया है तमाम चुनावों में, पिछले कई चुनावों से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो नॉर्थ बिहार का ये जो पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण या इधर नॉर्थ बिहार का जो इलाका है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं इस बार भी इंटैक्ट दिख रहा है आपको, या फिर जो है कुछ चीज़ें जो है अलग दिख रही हैं आपको? नहीं, अभी तक तो चुमावन न्योता की बात होती थी जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ। वो भी लोग भी अब ठीक हो रहे हैं। हाँ। देखिए मतलब मन स्थिति, बाह्य स्थिति और वोटरों को अपने मतलब कोर वोटर को मतलब उनसे जुड़े वोटरों को किस तरह से लोग कर पाते हैं, यह देखने वाली बात है। तो बिल्कुल सही है तिवारी जी कि जो है पश्चिमी चंपारण की लड़ाई जो है अभी उस तरह की खुल करके सामने नहीं आ रही। कुछ भी यहाँ कहा जाना अभी मुश्किल है, क्योंकि बहुत अर्ली है। और जैसे जैसे चुनाव कैंपेन आगे बढ़ेगा और समीकरण इधर से उधर कैसे होते हैं, क्या कुछ जो है रिपोर्ट्स वहाँ से मिल करके आती है, उसके बाद पता चल पाएगा। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि 8 उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधी टक्कर होती हुई दिख रही है महागठबंधन और एनडीए के बीच।
तो क्या कुछ होता है आने वाले समय में हम एक बार फिर से अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए तमाशा 2024 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।